गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एनटीटी पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे। भावात्मक एकता से आपका क्या अभिप्राय है? वे कौन से तत्व हैं जिन्होंने हमें उसके बारे में सतर्क रहने के लिए मजबूर किया है? वर्तमान समय में इसमें सुधार लाने के लिए शिक्षा किस प्रकार सहायता कर सकती है? तो आज हम भावात्मक एकता पे थोड़ी चर्चा करेंगे। क्या होती है भावात्मक एकता, किस प्रकार इसको विकसित किया जाना चाहिए। भावात्मक एकता का विचार भारत चीन युद्ध के उपरांत जन्मा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यह धारणा विकसित हुई कि देश में विभिन्न जातियों, धर्मों, समुदायों, विचारों तथा आस्थाओं में एकीकरण भावना के स्तर पर होना आवश्यक है। कि भारत चीन युद्ध के उपरांत यह धारणा विकसित हुई कि जो जाति, धर्म और समुदायों में जो एकता है वो भावना के स्तर पर होनी आवश्यक है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एकता की कल्पना भावात्मक एकता के भाव में पूर्ण नहीं है। भावात्मक एकता के विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, भावात्मक एकता से अभिप्राय अलगाव की भावना का दमन तथा मस्तिष्क एवं हृदय की एकता से है। कि जिसमें अलगाववाद की भावना का दमन होना चाहिए और हृदय और मस्तिष्क की एकता के बारे में बात होनी चाहिए। के.जी. सेदन ने भावात्मक एकता को अंतः सांप्रदायिक सद्भावना माना है, जिसमें विभिन्न संप्रदायों के लोग एक मूलभूत भावना से जुड़े रहते हैं। के.जी. सेदन के शब्दों में भावात्मक एकता का अर्थ विभिन्नताओं की समाप्ति नहीं, इसका अर्थ तो यह है कि व्यक्तियों का मतभेद का अधिकार है अपनी इस भिन्नता के बिना किसी भय के तर्क के आधार पर राष्ट्रीय एकता और आधारभूत निष्ठाओं को दृष्टि में रखते हुए अभिव्यक्त कर सकते हैं। भावात्मक एकता आधार कि भावात्मक एकता का आधार क्या है? भावात्मक एकता के मूल में वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। कि भावात्मक एकता के मूल में क्या? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पूरा जो विश्व है वो उसको एक परिवार समझना। तो पूरे परिवार को, पूरे विश्व को एक परिवार समझने की जो भावना है वो भावात्मक एकता के मूल में है। मनुष्य मात्र समान है, मानव आधारभूत गुणों के कारण एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। साथ ही यह भी सच है, राष्ट्र की निष्ठा से मनुष्यों में भेदभाव होते हैं। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को काटते हैं। यह कटान या अलगाव जहाँ एक और मनुष्य को एक दूसरे से अलग करता है, बल्कि मानव समूहों, समाज, राष्ट्र से भी काटते हैं। अलगाव की यह स्थिति मनुष्य के लिए घातक है। कि जो मनुष्य है वो अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो दूसरे राष्ट्र के लोगों से वो तो नफरत करने लग जाते हैं, या अपने भाषा को अच्छा मानते, दूसरे की भाषा को अच्छा नहीं मानते। तो ये जो स्थिति है वो क्या है? अलगाव की स्थिति है और ये मनुष्य के लिए घातक है। भावात्मक एकता के आधार हैं रक्त, जाति, स्थान, रहन सहन, खान पान, जीवन यापन की विधियाँ, आर्थिक सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक दृष्टिकोण। इसके कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ता है, अलग होता है। तो ये सब चीज़ें जो जाति है या स्थान विशेष है कि इस देश का कोई नागरिक दूसरे देश का है, या उनका रहन सहन जो है, उनका खान पान जो है, उनके जीवन यापन की जो विधियाँ हैं, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, तो यही जो सारी चीज़ें हैं, आर्थिक सामाजिक स्तर है, तो ये सब चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जोड़ती भी है और एक दूसरे से अलग भी करती है। भावात्मक एकता आवश्यकता कि क्यों आवश्यकता है? भावात्मक एकता आज केवल भारत की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की आवश्यकता है। भावात्मक एकता की आवश्यकता इस प्रकार है। क्यों है भावात्मक एकता की आवश्यकता? देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज उसकी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करता है। परिवार, जाति तथा धर्म के कारण व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा रहता है। उसी प्रकार समाज में विभिन्न वर्गों में आपसी सद्भाव की आवश्यकता है। एकता के अभाव में भावात्मकता विकसित नहीं हो पाती। तो जैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो वो अपने समाज के बारे में क्या करता है? उनकी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जिस प्रकार अपनी जाति, धर्म और परिवार के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, उसी प्रकार समाज के दूसरों वर्गों के साथ भी उसको जुड़ना जरूरी है। एकता के अभाव में जो भावात्मकता विकसित नहीं हो सकती। निस्वार्थ भावना। समाज में अनेक व्यक्ति तथा वर्ग अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए सामाजिक हितों की बलि चढ़ाते हैं।
सामाजिक हितों को बलि चढ़ाने से समाज की एकता को खतरा होता है, इस खतरे से कोई बच नहीं सकता। तो समाज में जो लोग अपने हित के लिए दूसरों के हितों को, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों की बलि चढ़ाते हैं, खुद सिर्फ अपना ही लालच देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, तो ये भी भावात्मक एकता को खतरा है और इस खतरे से कोई नहीं बचा सकता। आगे हम देखते हैं संकीर्णता को दूर करना। व्यक्ति पहले छोटे दायरों में विकास करता है, फिर उसके दायरे बड़े हो जाते हैं। प्राय देखा गया है कि बड़े दायरों में पहुंचने के बाद भी व्यक्ति छोटे दायरों में बंधा रहता है, इससे उसमें संकीर्णता का विकास होता है। संकीर्णता को दूर करने के लिए भावात्मक एकता आवश्यक है। अब भावात्मक एकता में बाधाएं क्या क्या है? तो भारतवर्ष विविधताओं का देश है। भारत में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ, भाषाएं पाई जाती है। इसमें प्रत्येक भाग में भिन्न संस्कृति, धर्म, भाषा, आचार विचार तथा व्यवहार पाए जाते हैं। इनके कारण भावात्मक एकता के मार्ग में बाधाएं आती है। भावात्मक एकता के मार्ग में ये बाधाएं हैं। तो जैसे बताया कि भारत का विविधताओं में एकता वाला देश है। भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं। तो हम देखते हैं कि वो भावात्मक एकता के मार्ग में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करती है। सांस्कृतिक उथल पुथल भावात्मक एकता पैदा नहीं होने देती। प्राचीन काल में आर्य तथा द्रविड़ों में सांस्कृतिक संघर्ष के कारण भावात्मक रूप से एकता नहीं आ सकी। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम ईसाई संस्कृतियों की भिन्नता ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया। तो जो सांस्कृतिक उथल पुथल है, अलग अलग जो संस्कृति धर्म है, ये जो चीज़ें हैं, ये भावात्मक एकता में बाधा उत्पन्न करती है। तो प्राचीन समय में जैसे द्रविड़ों में और आर्यों में संघर्ष चला, तो वो कभी उनमें भावात्मक एकता विकसित नहीं हो सकी। ऐसे ही आज के जो समय में हिंदू या मुस्लिम है, या हिंदू मुस्लिम ईसाइयों के बीच में जो उथल पुथल, उनकी संस्कृतियों की जो भिन्नताएं हैं, उनके कारण जो चल रही है, वो भी भावात्मक एकता में एक प्रकार की बाधा बनी हुई है। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भी भावात्मक एकता के मार्ग में बाधा आई है। अंग्रेजी जानने वालों का पृथक वर्ग बन गया है। भारत आज भले ही स्वतंत्र है, परंतु मानसिक रूप से वह अंग्रेज़ों का गुलाम है। तो अंग्रेजी शिक्षा भी क्या है कि भावात्मक एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। तो जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, उनका एक अलग वर्ग बन जाता है। अंग्रेजी नहीं जानने वाले लोगों के साथ एकता नहीं बैठा पाते। और भारत वैसे तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन उनका मानसिक रूप से वो आज भी अंग्रेज़ों का गुलाम है। तीसरी चीज़ इसमें जो है, भारत की भावात्मक एकता का आधार अध्यात्म है। भौतिक प्रगति ने स्वार्थों की होड़ पैदा की, इससे भावात्मक एकता को खतरा हो गया। आर्थिक विषमता के कारण भी भावात्मक एकता का विकास नहीं हो पाता। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करने के लिए आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव की शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब हम आगे देखते हैं कि भावात्मक एकता जो समिति बनी, वो किस प्रकार कार्य कर रही थी, क्या उसकी विचार थे, क्या उन्होंने सुझाव दिए। सन 1961 में डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में भावात्मक एकता समिति का गठन हुआ। इस समिति ने सन 1962 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति ने जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता, भाषावाद, आदर्शों का अभाव तथा युवकों में दिशाहीनता भावात्मक एकता के मार्ग में प्रमुख कारण हैं। तो इस समिति ने क्या बताया कि जो जातिवाद है, अलग अलग जातियां जो बनी हुई है, जो जहाँ सांप्रदायिकता है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्षेत्रीयता भी है कि अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ मानने वाले लोग हैं, प्रांतीयता और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये सब कारण उन्होंने बताए हैं। इस समिति ने भावात्मक एकता के विकास के लिए शिक्षा को आवश्यक माना है। तो भावात्मक एकता के लिए विकास के लिए जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन से ही भावात्मक एकता का विकास हो सकता है। उनके कार्य, इस समिति ने भावात्मक एकता के विकास के लिए शिक्षा को आवश्यक मानना है। ये कार्यक्रम इस प्रकार है, क्या क्या बताया है पाठ्यक्रम कि सिलेबस जो है वो किस प्रकार होना चाहिए। भावात्मक एकता समिति ने वर्तमान पाठ्यक्रम की पुनर्रचना भावात्मक एकता की दृष्टि से करने पर बल दिया है।
प्राथमिक स्तर पर कहानी, कविता, राष्ट्रगान व राष्ट्रगीतों को स्थान देना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर अन्य विषयों के साथ साथ अतिरिक्त भाषा तथा साहित्य, सामाजिक अध्ययन, नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा, उच्च स्तर पर सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, तुलनात्मक धर्मों का अध्ययन आवश्यक है। तो भावात्मक एकता समिति ने कहा है कि जो सिलेबस है वो उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी लेवल है उसमें कहानियाँ होनी चाहिए, कविताएं, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत का अध्ययन करवाना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो। माध्यमिक स्तर पर विषय के अतिरिक्त भाषा, साहित्य और सामाजिक अध्ययन और नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए। उच्च स्तर पर सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं और दूसरे संस्कृतियों के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। भावात्मक एकता के विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाएं विशेष योग देती है। राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउटिंग, गाइडिंग, राष्ट्रीय अनुशासन योजना, सामूहिक खेलकूद तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। भाषा तथा लिपि। हिंदी मानव के लिए कुछ क्षेत्रों में रोमन लिपि का प्रयोग किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग हो। क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाए। क्षेत्रीय भाषा तथा हिंदी कोश बनाए जाएं। अल्पसंख्यकों की भाषा का ध्यान रखा जाए। तो भाषा और लिपि पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्षेत्रीय भाषा भी सब बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। अलग अलग हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के कोर्स बनाए जाने चाहिए। अल्पसंख्यकों की जो भाषा है उसको भी संरक्षण दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों में ऐसे प्रकरण रखे जाएं जो भावात्मक विकास में सहायक हों। और अन्य क्या सुझाव है कि त्रिभाषा सूत्र अपनाया जाए कि 3 भाषाओं का बच्चों को ज्ञान कराया जाना चाहिए। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। अब हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का अर्थ है कि पूरे देश में अगर सभी हिंदी भाषा जानेंगे तो एक दूसरे से वो जुड़ सकेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकेंगे। तो क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ बच्चों को हिंदी भाषा भी सिखाई जानी चाहिए, उसको लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी का स्तर समान रखा जाए। पाठ्य पुस्तकों में संशोधन हो। राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक त्यौहार बनाए जाएं। स्कूल में वेशभूषा निर्धारित की जाए। स्कूल में जो है वो ड्रेस, यूनिफॉर्म जो है वो निर्धारित की जानी चाहिए, जिससे कि सभी बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म में आएंगे तो उनमें एक समानता का भाव प्रकट होगा। वो अलग अलग